हेलो स्टूडेंट्स, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन एंड दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस चैप्टर में और पिछले बहुत सारे चैप्टर्स में और बहुत बेसिक सा ये डिफरेंस होगा कि अब इस चैप्टर की एप्लीकेशन अगले आने वाले हर चैप्टर में आपको मिल जाएगी। दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेसिकली ये जो चैप्टर का नाम है इसका मतलब है कि कोई बॉडी जब कोई ऑसिलेशंस करती है, ठीक है। अब ऑसिलेटरी कुछ वर्ड्स आएंगे इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करेंगे। दैट इज ऑसिलेटरी, कुछ होता है पीरियोडिक, ठीक है, कुछ होता है हार्मोनिक। अब ऐसे सब बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब इस चैप्टर को अपन स्टडी कैसे स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, एक बार उसके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन? अब पीरियोडिक मोशन बेसिकली कोई भी चीज जो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मोशन करती रहे। पॉइंट के अबाउट हो सकता है वो मोशन, या एट द सेम टाइम वो सर्कुलर मोशन कर सकता है, एलिप्टिकल मोशन कर सकता है। एट दिस व्हाट इट मीन्स इज, अगर कोई भी पार्टिकल अपने स्टेट ऑफ मोशन को, ठीक है, जिस तरह का वो मोशन कर रहा है, अगर वो अपने मोशन को रिपीट करता है कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, तो उसको अपन बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। जैसे अपन जानते हैं कि जैसे सन के अबाउट अर्थ का जो मोशन है, तो सन के अबाउट अर्थ का मोशन कैसा बोलेंगे अपन? क्योंकि वो अब कोई बोलेगा इलिप्टिकल है, सर्कुलर है, वो हो गई इसकी ट्रेजेक्ट्री। लेकिन क्या अपन ये जानते हैं कि बिल्कुल फिक्स सिनारियो है कि ऑन एन एवरेज 365 डेज के बाद में अर्थ सन के अबाउट पूरा सर्कल काट के लौट आता है, ठीक है। तो आप इतनी सी बात को रियलाइज करो कि पीरियोडिक मोशन, जैसे स्टैंडर्ड केस और ले लें, जैसे अपन ने पेंडुलम ले लिया। पेंडुलम का केस जो होता है, पेंडुलम के केस में अपन क्या करते हैं? अगर एक पेंडुलम लटका रखा है, उसको हल्का सा डिस्प्लेस किया और उसको रिलीज कर दिया, तो इट गोज ऑन ऑसिलेटिंग, ठीक है। तो आगे पीछे जाता है। लेकिन क्या अगर वो हर बार इस जगह पे जहां से मैंने रिलीज किया है, अगर उस जगह पे फिक्स टाइम के बाद बार बार लौटे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन, ठीक है। और दूसरा टर्म होता है ऑसिलेटरी मोशन। अब पीरियोडिक और ऑसिलेटरी, अब ये क्लोज टर्म्स है, लेकिन दोनों में ऑब्वियस सी बात है मीनिंग डिफरेंट है। पीरियोडिक में जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऑसिलेटरी नेचर का हो। ऑसिलेटरी मतलब क्या? ऑसिलेटरी का मतलब होगा कि किसी पॉइंट के अबाउट आगे पीछे करते रहना, ठीक है। तो वो हो गया टू एंड फ्रो मोशन। देखो जरा यहां पे क्या लिखा है, टू एंड फ्रो मोशन। मतलब किसी पॉइंट आपको दे रखा है, इस पॉइंट से पहले आगे गए, वापस लौट आए, वापस पीछे गए, वापस लौट आए, या ऐसा भी हो सकता है ऊपर गए, नीचे गए, और नीचे गए, वापस ऊपर आए। इस तरीके से कोई भी पॉइंट के आसपास में अगर वो पार्टिकल का मोशन किसी एक पॉइंट के अबाउट आगे पीछे चलता रहेगा, उसको अपन कैसा बोलेंगे? एक ऑसिलेटरी मोशन है। जैसे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लो आप, है ना। स्टैंडर्ड केस एक बार ले लेते हैं, कुछ जो थोड़ा आपको फील दे दे कि चीज होती क्या है। अगर मान लेते हैं एक ब्लॉक है, यहाँ पे स्प्रिंग है। अगर मैंने इसको हल्का सा आगे खींच के छोड़ दिया, क्या होगा? ये आगे जाएगा, वापस लौटेगा क्योंकि स्प्रिंग उसको खींचेगी वापस, और उसके बाद वापस अंदर जाएगा, वापस लौटेगा। इस तरीके से मोशन करता रहेगा। तो क्या ये ऑसिलेटरी है? ये डेफिनेटली ऑसिलेटरी है, क्योंकि आगे पीछे करता जा रहा है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट। क्या ये पीरियोडिक है? तो वो चेक करना पड़ेगा कि अगर वो फिक्स टाइम के बाद अपने सेम स्पॉट पे अगर आ पाता है तो पीरियोडिक है, और अगर नहीं आता है तो पीरियोडिक नहीं है। तो हर पीरियोडिक मोशन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ऑसिलेटरी हो, हर ऑसिलेटरी मोशन भी जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक हो। लेकिन दोनों ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो पीरियोडिक भी होते हैं, ऑसिलेटरी भी होते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक का तो सीधा मीनिंग है कि भाई उसका स्टेट ऑफ मोशन रिपीट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टेट ऑफ मोशन रिपीट होना चाहिए। अब जैसे अब मैं आपको बोलूँगा, अगर मान लेते हैं कि आप अपन अपने घर से स्कूल की तरफ निकलते हैं डेली एक फिक्स टाइम पे, और लेट्स से डेली एक फिक्स टाइम पे वापस अपन घर पे लौट आते हैं, हाइपोथेटिकली अपन समझते हैं, ठीक है। तो क्या ये एक पीरियोडिक मोशन हुआ? ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे हाँ ये पीरियोडिक मोशन हुआ, लेकिन ये पीरियोडिक मोशन नहीं है। बिकॉज जब आप अपने घर से निकलते हो स्कूल की तरफ और स्कूल से वापस लौटते हो वापस अपने घर की तरफ, तो हो सकता है कि आप हर रोज सुबह 7 बजे निकलकर वापस 1 बजे घर पे लौट आओ। तो ऐसा देखा जाए तो हाँ सही बात है कि हर बार विद इन द स्पैन ऑफ 6 आवर्स आप हमेशा लौट आते हो, तो ये मोशन पीरियोडिक होना चाहिए, क्योंकि हर दिन अगर मान लेते हैं ऐसा होता हो तो ये पीरियोडिक हो जाना चाहिए। लेकिन बात यहां पर क्या है? स्टेट ऑफ मोशन रिपीट होना चाहिए। क्या आप एग्जैक्टली उन 6 आवर्स में, जैसे मान लो 6 आवर्स में आप स्कूल में कुछ एक्टिविटीज किए होंगे, कुछ पढ़ाई और इधर उधर अपन घूमते हैं, तो स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज है, क्या वो एक्टिविटीज नेक्स्ट डे सेम टू सेम तरीके से रिपीट कर सकते हो? क्या आप रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम इंपॉर्टेंट है,
अग्रीड, लेकिन उसका स्टेट ऑफ मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जिस तरीके से गया था, ठीक है, पहला जो उसका पीरियोडिक, पहले मान लेते हैं कि कुछ रिवॉल्यूशन कर आया, जैसे आप स्कूल गए, स्कूल से वापस लौट आए, ये जो पूरा मोशन हुआ है, नेक्स्ट डे एग्जैक्टली सेम अगर होता है तो आपका मोशन पीरियोडिक है, अदरवाइज पीरियोडिक नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, क्या ये मोशन फिर पीरियोडिक होगा? ये मोशन पीरियोडिक नहीं होगा, ठीक है। तो खाली टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पाथ जो आपने लिया है थ्रू आउट दैट ड्यूरेशन, उसको रिपीट करना है आपको हर बार। अगर वो पाथ रिपीट होगा तब जाके वो पीरियोडिक होगा। जस्ट बिकॉज आप एक टाइम से निकले थे और दूसरे टाइम वापस लौट आए और हर बार आप ये रोज करते हो तो ये मोशन पीरियोडिक नहीं होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है कि स्टेट ऑफ मोशन रिपीट होना चाहिए। इसका मतलब है उसका एक एक पाथ जो dx लेंथ चली है उसने, वो रिपीट होनी चाहिए। और दूसरा केस क्या है? ऑसिलेटरी। वो तो बिल्कुल स्टैंडर्ड केस है, आपको ये ऑसिलेटरी की सिर्फ फीलिंग होती है कि किसी पॉइंट के आगे पीछे हो रहा है, बस वो सिंपल सा अपना ऑसिलेटरी मोशन। अब मैंने एक लाइन और लिखी है, ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन आर ऑलमोस्ट सेम टर्म। अब वाइब्रेशन आप लोगों ने केमिस्ट्री में या ऐसे बहुत फिजिक्स में भी पास्ट में वर्ड्स आए होंगे। वाइब्रेशन का मतलब है जो एक खाली उसी पॉइंट पे आगे पीछे वाइब्रेट होता है। तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ये आप समझ लो काफी क्लोज टर्म्स हैं या फिर ऑलमोस्ट सेम टर्म्स हैं, लेकिन जनरली ऑसिलेशंस किसके लिए होता है? लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, और वाइब्रेशन होता है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। बट दोनों का ही सेंस एक ही है कि एक पॉइंट के आजू बाजू में घूमते रहना, बस उसी को बोल दो। जनरली अपन प्रेफर करते हैं कि ऑसिलेशन कब बोलेंगे? जब फ्रीक्वेंसी काफी कम हो और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, तब अपन क्या बोलते हैं कि ये वाइब्रेशन हो रहा है, ये ऑसिलेशन की कैटेगरी में नहीं आता। हालांकि दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज हो ही गया है तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात भी कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। अब ये फ्रीक्वेंसी वही वर्ड है जो अपन ने पहले सर्कुलर मोशन में और ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा है, लेकिन वहां पर आपने गौर किया होगा फ्रीक्वेंसी वाज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक्चुअली रिवॉल्यूशन होते थे। अब इस चैप्टर में जो अपन पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में, दीज आर दी ऑसिलेशंस, ठीक है। तो अगर ऑसिलेशंस को पढ़ना है तो ऑब्वियस बात है फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 सेकंड में कितनी बार वो ऑसिलेट कर लेता है। तो अगर कोई ऑसिलेशन करता है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो एक पार्टिकल है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर गया, वापस लौटा, नीचे गया और वापस ऊपर आया, ठीक है। अगर ये इस पर्टिकुलर जगह से ऊपर जाके नीचे आता है और नीचे जाके वापस ऊपर आता है, तो क्या ये ऑसिलेट कर रहा है? ये ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो एक ऑसिलेशन में अपनी मीन पोजीशन से, ये इसको बोलते हैं अपन मीन पोजीशन, जिसके अबाउट एक्चुअली मोशन करता है, ठीक है। ये अभी अपन सिंपल हार्मोनिक की बात नहीं कर रहे हैं, अभी इन जनरल ऑसिलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं। तो एक पोजीशन है जो एवरेज पोजीशन होगी, जिसके इर्द गिर्द मोशन होगा, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं पहले तो मीन पोजीशन, और उस मीन पोजीशन से आप देखोगे एक ऑसिलेशन में वो 2 बार गुजर जाता है, ठीक है। तो कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, और ऐसा बोला जाएगा कि एक पार्टिकल है जो मीन पोजीशन से 1 सेकंड में 50 बार गुजर गया, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल 1 सेकंड में मीन पोजीशन से 50 बार गुजर गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 होगी क्या? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 25, बिकॉज एक ऑसिलेशन में मीन पोजीशन से वो 2 बार गुजरता है, ठीक है। तो कई बार ये ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, ये ठीक है, ये भी लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिफाइंड एज हाफ ऑफ number of times it passes through mean position। ये भी एक स्टेटमेंट के तौर पे आप दिमाग में रख सकते हो कि मीन पोजीशन से पास होने के में अगर वो 2 टाइम पास होता है 1 सेकंड में, या नंबर ऑफ टाइम्स इट पासेस थ्रू मीन पोजीशन, नंबर ऑफ टाइम्स इट पासेस थ्रू मीन, ऑब्वियसली इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में वो मीन पोजीशन से जितनी बार भी पास होगा उसका एग्जैक्टली हाफ वो चीज क्या होगी? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस तो ऑब्वियस सी बात है स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो अपने को ध्यान रखनी है। तो ये जो अपन ने बात की पीरियोडिक, ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल और ऑसिलेशन और फ्रीक्वेंसी की कुछ बातें हुई हैं, ये डेफिनेशन पॉइंट है सीधा सीधा कि यार किस किस तरीके से अपन मोशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से मोशन के बारे में बता सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस है जो चैप्टर अभी चल रहा है, जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, वो दैट इज क्या है? दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी हार्मोनिक मोशन को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म सिंपल हार्मोनिक। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन एक तरीके का ऑसिलेटरी मोशन ही होगा,
ठीक है, उसमें ऑसिलेशन डेफिनेटली होंगे, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल इसकी कुछ डेफिनेशन आएगी कि कैसे ये अलग होगा बाकी सबसे। तो इसका डेफिनेशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स सच दैट its displacement, such that its displacement, velocity or acceleration or its acceleration can be described as a sinusoidal function, as a sinusoidal function of single frequency only, of single frequency only। ठीक है, अगर मैं कोई मोशन को डिस्क्राइब कर रहा हूं जिसमें पार्टिकल जो मोशन कर रहा है उसका मोशन इस तरीके से है कि उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन, कोई भी टर्म हो, उसका जो अपन काइनेमेटिक्स वाले पैरामीटर बोलते हैं, अगर मैं उसको साइन फंक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, तो वो चीज क्या हो जाएगी, एसएचएम। तो अब ये तो बहुत अजीब सी डेफिनेशन हो गई। अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे वो थोड़ा फील आ रहा था कि भाई कोई चीज है वो गोल गोल घूम रही है, कोई चीज है जो ऑसिलेट कर रही है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में लिखा हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स, इसका मतलब है ऑसिलेशन तो होगा, लेकिन अब वो ऑसिलेशन कुछ पर्टिकुलर तरीके का होगा। वो ऑसिलेशन बेसिकली साइन फंक्शन को फॉलो करता होगा, कुछ ऐसी सारी बातें लिख रखी है। तो अब ये तो बिल्कुल मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई कि यार सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब इसमें फिजिक्स की फील क्या है। तो अब वो ऑब्वियस है, अपन इस मैथमेटिकल डेफिनेशन से ही फिजिक्स की तरफ बढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी आप इस चीज पे गौर करना, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि ऑसिलेटरी मोशन बहुत तरह के हो सकते हैं, इस बात को रियलाइज करो। जैसे कोई भी पार्टिकल अगर आगे पीछे जा रहा है तो आपको एक बात ध्यान से समझ में आ जाएगी कि ऑसिलेशन तो हो रहा है, लेकिन आप उसको देखते ही ये कभी नहीं बोल पाओगे कि वो सिंपल हार्मोनिक तरीके से ऑसिलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस अगर कोई पार्टिकल करता है, देयर इज ओनली वन वे टू प्रूव, एंड दैट इज उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी या उसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ में एक साइन फंक्शन की तरह वेरी करना चाहिए। अगर साइन फंक्शन की तरह वेरी करेगा तो अपन उसको बोलेंगे कि तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, अदरवाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो फिर कैसा मोशन है? फिर बहुत सारे मोशंस हो सकते हैं। ऑसिलेटरी मोशन बहुत तरह के होते हैं, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो और सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी ओनली। एक ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, मैं लिखता हूं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, मतलब ये क्या चीज है? तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका, क्या ये एक साइन फंक्शन, क्या ये डिस्प्लेसमेंट साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि हाँ ये एक तरीके का एसएचएम हो सकता है। और इसमें फ्रीक्वेंसी भी कितनी है? फ्रीक्वेंसी भी एक है। जैसे आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी कैसे हो गई है, तो अब समझते हैं। लेट्स से दूसरा एग्जांपल ले लूं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब यह है ए साइन ओमेगा टी और यह है ए साइन 2 ओमेगा टी। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सोच के देखो, तो इन दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या कि अब इसमें अब जैसे t इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये भी 0 हो रहा है, t इक्वल टू 0 डालेंगे ये भी 0 हो रहा है। लेकिन t इक्वल टू आप डालो पाई बाई 2 ओमेगा इस फंक्शन में, एट t इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा, तो आप देखोगे ये फंक्शन कितना बन गया? ये फंक्शन बन जाएगा 1 बनेगा। और आप यहां ही पे पाई बाई 2 ओमेगा डाल दोगे इस फंक्शन में, एट t इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा, आप देखोगे ये फंक्शन सीधा सीधा क्या बन गया? 0। ठीक है, अब आप साइन फंक्शन को याद करो। ठीक है, मैं आपको खाली यहां से समझा रहा हूं कि देखो ये फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है। ये फैक्टर डिसाइड कर रहा है कि कितनी जल्दी से ये साइन फंक्शन भागेगा। जैसे देखो यहीं पे समझ में आया, जब मैंने t इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा लिया तो ये वैल्यू सिर्फ 1 आई है। इसका मतलब है ये अभी 0, जैसे t इक्वल टू 0 पे कितना था? 0। t इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा पे कहां पहुंच गया? 1। तो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा तक इसने अभी सिर्फ कितना एंगल चला है? पाई बाई 2।
क्योंकि 0 से लेकर वैल्यू 1 तक आई है साइन फंक्शन की, और आपने देखा उतने ही टाइम में ये वैल्यू वापस 0 पर आ गई है। इसका मतलब है 0 से 1 जाकर वापस 0 पर आ गया। फास्ट कौन है? फास्ट ये है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई कि नहीं हुई? अगर वो सेम टाइम में ये खाली अभी हाफ π/2 एंगल कवर कर रहा है, तो उसी टाइम में ये पाई एंगल कवर कर ले रहा है। इसका मतलब है ये बहुत तेजी से भाग रहा है, इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और मैं आपको वही समझा रहा हूं कि ये जो फैक्टर होता है टाइम का कोएफिशिएंट, यही आपको उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में नॉलेज देता है। तो और मैं जब लिखता हूं यहां पे a sin ओमेगा t, इसका मतलब है आपको कभी भी पता लगाना है कि बॉडी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी पता लगाने का तरीका क्या है? जस्ट फोकस ऑन ओमेगा। ठीक है, जो टाइम का कोएफिशिएंट है उस पर फोकस करो, आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये फास्ट भागने वाला फंक्शन है या स्लो भागने वाला फंक्शन है। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ये एग्जांपल एसएचएम का है, लेकिन ये एग्जांपल एसएचएम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बिकॉज मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज यूज हो गई हैं, बिकॉज मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज यूज हो गई है। मैंने आपको क्या बोला, एसएचएम कब होगा? जब सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी एक होनी चाहिए, ए साइन ओमेगा टी। यहां पर तो यहां पर दो फ्रीक्वेंसी हुई, एक आई ओमेगा और एक आई 2 ओमेगा, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। हालांकि ये फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं, या आगे अपन बात करेंगे, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है। तो अभी मैं लिबर्टी ले रहा हूं उसको फ्रीक्वेंसी बोलने का, आगे अपन बताऊंगा मैं कि इसी से आप फ्रीक्वेंसी निकाल पाओगे। तो आप देख रहे हो ये बहुत तेजी से भाग रहा है, ये कम तेजी से भाग रहा है, और इन दोनों को मुझे एक तरीके से ऐड करना है। तो अगर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, कुछ भी ऐसी चीज दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फंक्शंस का एडिशन है, या दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट भी आ जाए, अगर ये दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आ गई, बात बेहद आसान है, वो एसएचएम तो नहीं है। क्या ये ऑसिलेटरी है? ठीक है, तो ऑसिलेटरी, अब देखो साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, तो साइन फंक्शन ऑब्वियस सी बात है, ये कैसे जाता है? टॉप पे जाएगा, वापस बॉटम पे जाएगा, वापस टॉप पे जाएगा, वापस बॉटम पे जाएगा। ऑसिलेटरी है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। क्या पीरियोडिक है? पीरियोडिक भी है। ठीक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होगा, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होगा, तो क्या इनका एडिशन कभी ना कभी एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होगा? तो ये पीरियोडिक मोशन है, बिल्कुल है। ऑसिलेटरी मोशन है, बिल्कुल है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है। सिंपल हार्मोनिक के लिए सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जैसे आपको और एग्जांपल दूं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लेट्स से मैं वेलोसिटी अब लिख देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलता हूं कि a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। क्या ये एसएचएम है? ये बिल्कुल एसएचएम है, क्योंकि इस बार जो फ्रीक्वेंसी इसमें यूज हो रही है, इस बार फ्रीक्वेंसी इसमें यूज हो रही है, दोनों सेम है। अब बोलो सर ये तो साइन है, ये कॉस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस साइन में इजीली कन्वर्ट होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था कि इस पूरे को फंक्शन को a sin ओमेगा टी प्लस b साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2 ऐसा लिख दूंगा। तो आप, जब मैंने लिखा है साइनोसॉइडल फंक्शन, इसका मतलब ये मत सोचना कि सिर्फ साइन होगा, कॉस भी हो सकता है, बिकॉज साइन एंड कॉस वो तो बिल्कुल आपस में एक दूसरे में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। तो साइन कॉस दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है इसमें, और दोनों को ही, मतलब ऐसा मत सोचना कि x इक्वल टू a sin ओमेगा टी है तो एसएचएम है, और x इक्वल टू a cos ओमेगा टी है तो एसएचएम नहीं है। ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि साइन या कॉस किसी भी फंक्शन में आ जाए, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ भी आ जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब इन जनरल इसकी इक्वेशन क्या है? ठीक है, तो अब इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, तो एक बार वो देख लेते हैं। तो आप एक बात तो यहां समझ गए कि ऑसिलेशन की फीलिंग आ जाएगी, लेकिन एसएचएम की फीलिंग ये कभी नहीं आनी है, क्योंकि एसएचएम एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। एसएचएम क्या है? एक मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो मैथमेटिकली अगर कोई डेफिनेशन अगर मैथमेटिकल है, इसका मतलब अगर आपको कभी भी कोई मोशन प्रूव करना है कि ये एसएचएम है या नहीं है, तो आपको रियलाइज हो ही गया है अब कि एसएचएम प्रूव करने का तरीका मैथ्स के थ्रू होगा, फीलिंग से ये नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इन जनरल जो इसकी इक्वेशन आती है, मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं। इन जनरल जो इक्वेशन आएगी एसएचएम की, वो आती है x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, यहां पर एक एक टर्म क्या बता रहा है मैं आपको समझाता हूं, फिर अपन धीरे धीरे इसको समझते हैं कि इस इक्वेशन का एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है, एसएचएम आखिर होता क्या है। तो x आप लिखोगे x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम।
एक्स नॉट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन अपन अभी डिस्कस किया था। मीन पोजीशन को कई बार इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और जो अल्टीमेटली अब ये पूरा जो इसका मीनिंग क्या निकलता है, तो x माइनस एक्स नॉट अल्टीमेटली क्या है वो लिख लेता हूं। x माइनस एक्स नॉट बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, मोस्टली जो x नॉट होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। मोस्टली जो x नॉट होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब है x ही आपका गेम बन जाएगा, और उस केस में x ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इफ, तो यहीं पे लिख लेंगे इफ x नॉट इज जीरो, if x naught is 0, x becomes displacement from mean position। अंडरस्टूड है, ठीक है। तो लेकिन अगर कभी x नॉट 0 नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन जरूरी तो नहीं है कि हर समय क्या बोलते हैं ओरिजिन पर हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है। तो उस केस में अपन ये मान लेंगे कि फिर उस केस में x खुद क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन से भी समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, कैपिटल A। अब ये क्या चीज है, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसी को इसका नाम है दूसरा, और एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, इनफैक्ट हर चीज जनरली आप समझ लो मीन पोजीशन से ही डिराइव होती है, वहीं से उसी के रेफरेंस में अपन चीजों को डिफाइन करेंगे। इसके आगे आता है ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एक्चुअली यही रिस्पॉन्सिबल है, यही आपको बताएगा। और मतलब जो एफ होगा वो बेसिकली क्या होगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेशन की वो कैसे निकालेंगे, ओमेगा अपॉन 2 पाई से। ठीक है, और ये जो अपना फाई दे रखा है, फाई होगा इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल। अब इसका फीलिंग बिल्कुल अभी आपके पास नहीं है, ये धीरे धीरे अपन समझेंगे कि फाई का क्या मीनिंग है। अभी अपने लिए ये जो टर्म्स हैं इस पे ध्यान देंगे कि x, x नॉट, x माइनस एक्स नॉट, ये सब टर्म्स क्या है। फाई का लेटर ऑन अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका आखिर मीनिंग क्या निकलता है, इसकी फीलिंग क्या है। ठीक है, और लास्ट मतलब इन दी एंड अगर ये पूरा का पूरा टर्म मैं कंसिडर करता हूं, ओमेगा टी प्लस फाई, ये पूरा टर्म क्या बताता है, तो ओमेगा टी प्लस फाई ये टर्म आपको बताएगा इंस्टंटेनियस फेज, इंस्टंटेनियस फेज एंगल। मतलब किसी भी मोमेंट पे ओमेगा टी प्लस फाई ये जो वैल्यू है ये आपको बताएगा कितना एक्चुअली फेज आएगा। ठीक है, एक्चुअल फेज है कितना, टोटल फेज, दिस इज द टोटल फेज। ठीक है, अब नेचुरल है, अब ये जो फेज वर्ड है ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज। तो वेट फॉर इट, ये फेज वाला वर्ड अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी अपन इस इक्वेशन के बारे में सारी चीजें लिख ली है मैंने एक साथ में कि सबका मीनिंग क्या क्या है। तो अब इसको थोड़ा डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि जो भी चीज लिखी है उसका वो दिखेगा कैसा। ठीक है, तो देखेंगे तो अब इसमें होता कैसा है मोशन। जैसे लेट से एक स्ट्रेट लाइन मैंने ले रखी है और यहां पर ये पोजीशन को मैंने बोला है ये है लेट से मीन पोजीशन। और फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए चलो पहले अपन स्टैंडर्ड केस ही कर लेते हैं। लेट से x इक्वल टू एक्स नॉट मान रखा है। x इक्वल टू एक्स नॉट पर अपन ने मान लिया मीन पोजीशन है और यहां से ये मैक्सिमम कैपिटल A तक जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस a। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इक्वल टू एक्स नॉट माइनस a। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी कैपिटल A तक जाएगा, यहां पर भी कैपिटल A तक जाएगा। ध्यान रहे ये दोनों डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होते हैं, तभी तो ये मीन पोजीशन होगी। ठीक है, तो अब देखेंगे जरा हुआ क्या है। मीन मतलब एक पार्टिकल है जो आगे जाएगा, रुकेगा, वापस पलट कर आएगा, वापस पीछे जाएगा, रुकेगा, वापस पलट कर आएगा। इस तरीके से तो मोशन होगा इसका। अब ये जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं इसके आगे से लेकर वापस मीन पर, पीछे जाकर वापस मीन पर, अब यही ऑसिलेशंस को अपन सिंपल हार्मोनिक बोल पाएंगे अगर इसका किसी भी टाइम पर पोजीशन इस सेट फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। जैसे अगर मान लेता हूं कि फाई की वैल्यू आप 0 ले लो, तो
आप देखो ये अल्टीमेटली फंक्शन क्या बन गया, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मतलब अब साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। आप खाली इतना सा समझो इस चीज को कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है साइन फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब है क्या ये वाले जो पूरी वैल्यू है वो चेंज होगी, तो x चेंज हो रहा है कि नहीं, और कभी ना कभी साइन फंक्शन नेगेटिव भी होगा। तो जब साइन फंक्शन नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली बात है उसका x कोऑर्डिनेट वापस नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से साइन फंक्शन, अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज कैसे होते हैं, स्टूडेंट को लगता है कि, तो अब मैं वही एग्जांपल के तौर पे सिंप्लिसिटी के लिए ले रहा हूं, लेट्स से मैंने ले लिया x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इसका ग्राफ बनेगा कैसा, तो मैं ग्राफ बनाता हूं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का। इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया कैपिटल ए। ठीक है, x इधर x वर्सेस t का ग्राफ बना रहा हूं, और ये वैल्यू कब आएगी, t इक्वल टू ऑब्वियसली बात है पाई बाई 2 ओमेगा, ये वैल्यू t इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, ये वैल्यू t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू भी कितनी होगी, ये भी कैपिटल ए होगी, लेकिन ऑब्वियसली बात है नेगेटिव साइड पर होगी। तो अब मैंने खाली इसका ग्राफ बनाया है। अब ग्राफ को थोड़ा फील करो कि इस ग्राफ से होगा क्या। ये ग्राफ बता रहा है कि किस तरीके से x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पार्टिकल ऐसे मोशन नहीं कर रहा है, ये ग्राफ है। ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसका x कोऑर्डिनेट देखो पहले बढ़ रहा है, फिर x जैसे और टाइम आगे बढ़ रहा है फिर x कोऑर्डिनेट घट रहा है, फिर और टाइम आगे बढ़ रहा है x कोऑर्डिनेट और घट रहा है, फिर वापस टाइम आगे बढ़ेगा तो x कोऑर्डिनेट फिर से फाइनली क्या हो जाएगा, 0। तो अब जो यहां पर ग्राफिकली हो रहा है वो यहां पर ऐसे हो जाएगा, जैसे 0 से पाई बाई ओमेगा तक में ये पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाएगा, और फिर यहां से वापस पलट कर इधर लौट आएगा। ठीक है, तो जितनी देर में आप देख रहे हो ये पार्ट साइन फंक्शन वेरी करेगा, उतनी देर में ये पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट वापस जहां पे था वहीं पर पहुंच जाएगा, और होना भी है। ठीक है, तो साइन फंक्शन जिस तरीके से बढ़ता है घटता है, कोई बोलेगा सर ये तो फिर कोई फंक्शन ऐसा भी तो हो सकता था, ये भी तो बिल्कुल, ये ट्राइंगुलर, लेट्स से मैंने एक ट्राइंगुलर फैशन में एक डायग्राम बना के दे दिया, तो क्या ये भी पार्टिकल, अगर बोलता हूं कि किसी पार्टिकल का x वर्सेस t कुछ ऐसा है, फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये x वर्सेस t का ग्राफ मान लो मैंने ऐसे बना के छोड़ दिया, तो क्या ये पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, ये डेफिनेट ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या ये सिंपल हार्मोनिक कर रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व्स हैं, आपको चाहिए सिंपल हार्मोनिक के लिए साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन। क्या ये साइन या कॉस फंक्शन है, नहीं है। ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है। सिंपल हार्मोनिक बहुत ज्यादा प्रिसाइज है अपनी डेफिनेशन में। सिंपल हार्मोनिक डिफाइन होने के लिए आपको साइन या कॉस फंक्शन होना जरूरी है। ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन, भले ही यहां से आप देखोगे तो यहां पे ही वही हो रहा है, पहले ओरिजिन से दूर गया वापस ओरिजिन के पास आया, फिर ओरिजिन से और दूर गया वापस पास आया, तो आगे पीछे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। लेकिन क्या ये जो मोशन है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है। दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक और दिस इज सिंपल हार्मोनिक। इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये साइन फंक्शन की तरह वेरी कर रहा है और वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से साइन फंक्शन वेरी करता है उस तरीके से पार्टिकल आगे जाता है, पीछे और वापस लौट आएगा। ये आपका समझ लो क्रक्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, कि साइन का फंक्शन जिस तरीके से वेरी करेगा उस तरीके से पार्टिकल आगे पीछे जाएगा। चलिए, तो अब बिल्कुल वैसा ही है जैसे अब यहां पर एग्जांपल, अब प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल कैसे कनेक्ट करेंगे, तो प्रैक्टिकल लाइफ वाला एग्जांपल आप देख लो जरा। लेट्स से सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं। सिंपल पेंडुलम की फीलिंग बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि ये डायग्राम देख के भी समझ में आता है कैसा होता है, और सबने कहीं ना कहीं इसको देखा भी हुआ है। तो अब अगर मैं इस पार्टिकल को इधर की तरफ स्पीड दे देता हूं v, ठीक है, अगर मैंने इधर की तरफ स्पीड दे दी v, तो ये जाएगा पार्टिकल इधर, वापस लौटेगा, वापस जाएगा, वापस लौटेगा। तो अगर इसकी वेलोसिटी या इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन अगर मैं साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन के फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, SHM। अदरवाइज ऑसिलेटरी तो डेफिनेटली है। इसमें आप देखो ये जीरोस, ये अगर मान ले तो यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, तो ये t इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, पाई बाई 2 ओमेगा पर यही मिलेगा, वापस लौटेगा तो t इक्वल टू पाई बाई ओमेगा इधर आ जाएगा, वापस पीछे जाएगा, फिर वापस पाई बाई ओमेगा हुआ, उसके बाद में पाई बाई 2 ओमेगा और ऐड करेंगे, कितना बनेगा, ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2 ओमेगा। ठीक है, और फाइनली वापस जब लौटेगा तब कितना बन जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो अब आप देखो वही हो रहा है जो पहले एक क्वाड्रेंट में हुआ,
वापस लौटा, वापस गया, वापस आया। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन ये आगे, अब ये रियल लाइफ का एक पार्टिकल है जो ऑसिलेशन कर रहा है, और ऑसिलेशन किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, आप देखो टाइम फ्रेम किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कुल मिला के इस ग्राफ की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तो अपन बोलेंगे एसएचएम है, अदरवाइज एसएचएम नहीं है। इसको जो आखिरी वाली पोजीशन होती है इसको अपन बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि यहां पर आके पार्टिकल रुक जाएगा। तो लॉजिकल है, अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो अंडरस्टूड है वो क्या, यहां पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो, तभी तो एक्सट्रीम होगा भाई। अगर यहां पर अभी वेलोसिटी हुई तो और आगे नहीं चला जाएगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होगी, यहां पर भी वेलोसिटी जीरो होगी। यहां पर मीन पोजीशन पर मैंने आपको बोला वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या, यहां पर एफ नेट जीरो होगा, अंडरस्टूड है। ठीक है, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया मीन पोजीशन का मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब होगा नेट फोर्स जीरो होगा। तो एक एक करके वापस इन सब पर्टिकुलर जो पॉइंट्स अपन ने गैदर किए हैं इन पॉइंट्स पर आएंगे। ठीक है, तो अभी इस पर्टिकुलर मतलब जो अभी अपन ने ग्राफ देखा है, या बात समझिए कि भाई पोजीशन किस तरीके से वेरी करता है, तो साथ साथ में इसमें एसएचएम में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब किस तरीके से वेरी करते हैं एक बार उसके बारे में ध्यान दे लेते हैं। तो आगे छोटा सा हेडिंग लिखिए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। तो अब देखो जरा इसमें क्या है, तो लेट अपन बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एसएचएम है तो x इक्वल टू, मैं सिंपल इक्वेशन उठा रहा हूं, लेट्स से x इक्वल टू a sin ओमेगा t। यहां पर अब इसको देखकर समझो क्या क्या चीजें हैं। जैसे x नॉट, व्हाट वाज x नॉट, मीन पोजीशन, मैंने लिखी ही नहीं है, इसका मतलब मीन पोजीशन क्या हो गई, जीरो। प्लस फाइव मैंने लिखा ही नहीं है, मतलब इनिशियल फेज क्या हो गया, जीरो। अब इनिशियल फेज का क्या मीनिंग है, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, आएगा समझ में। x इक्वल टू a sin ओमेगा t है, लेट्स से आपको गिवन है, और अपना अब यहां से टारगेट है कि मुझे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें डिराइव करनी है। तो ऑब्वियस है, अगर मुझे वेलोसिटी पता लगाना है तो क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएट dx बाई dt, ये कितना मिल गया, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। ठीक है, और इसको वैसा भी लिख सकता हूं, a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाई टू। फिलहाल इतना लिख के अपन छोड़ देंगे। इसके आगे थोड़ा और बढ़ूं, अगर मैं इसी को आगे थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, a ओमेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कैसे लिखा जा सकता है, तो देयरफॉर आप देखोगे v अपॉन a ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, आप देखो, या a ओमेगा इधर मत लो भले, अभी उधर ही रहने दो, आप लिखेंगे v इक्वल टू a ओमेगा, इसको लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ओमेगा टी की जगह लिख सकता हूं मैं x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर आप इसको जब रीअरेंज करोगे तो मिलेगा आपको वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर कभी भी कोई वेलोसिटी x के साथ में इस तरीके से वेरी करती है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि ये भी क्या चीज है पता है, ये भी एक इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, बिकॉज डिराइव तो यहीं से हुई है। ठीक है, तो अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरीके से वेरी करेगा उसको भी अपन क्या बोलेंगे, एसएचएम ही हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में यहीं से अगर थोड़ा सा मैं इसको क्या बोलते हैं, रीअरेंज करें टर्म्स को, और स्क्वायर करके आप थोड़ा एनालाइज करो, तो देखो ये टर्म क्या बनता है, ये बन जाएगा v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। थोड़ा और रीअरेंज करो तो ये बनेगा v स्क्वायर बाई a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो इक्वेशन है खाली इसका मैंने फॉर्मेट चेंज किया है, और फॉर्मेट को जिस तरह का बना है, और इस फॉर्मेट को देखकर आपको कुछ रियलाइज होना चाहिए ये किस तरह का इक्वेशन है। यह है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। किसके बीच में, ऑब्वियस है v और x के बीच में। इसका मतलब है अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, किसका, वेलोसिटी वर्सेस x का, तो कुछ ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। ठीक है,
और ये एक एलिप्स आ गया जिसमें ऑब्वियस है ये वेलोसिटी है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा ओ ए ओमेगा, और ये पोजीशन है तो लेंथ कितनी हो जाएगी ए। ठीक है, तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और ये ध्यान रहे कि एसएचएम में वेलोसिटी और पोजीशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसा कर्व आता है। कई बार सीधे सवाल आ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वेलोसिटी और पोजीशन तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन फंक्शन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं है, इलिप्टिकल वे में ये वेरी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और चीज जो देख सकते हो, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की इक्वेशन है। यहां पर आपने देखा वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की इक्वेशन है। आप देखोगे साइन ओमेगा टी के आगे मैं इसको लिख सकता हूं ऑलमोस्ट 0 डिग्री, यही तो लिखा हुआ है, इसको ऐसा मान सकता हूं। तो आप इन दोनों को अगर कंपेयर करो, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि इसका जो फेज है, फेज मैंने क्या बताया था, पूरा का पूरा जो साइन के अंदर की चीज होती है उसको बोलेंगे फेज। इसका फेज इससे पाई बाई 2 से आगे है। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट बना के लिखना है आपको। ये धीरे धीरे आपको ये सब चीज समझ में आएगी जैसे अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कि फेज, या ऐसे लिख लो वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। आपको दिख रहा है पाई बाई 2 से ये डिस्प्लेसमेंट से हमेशा आ गया। कोई बोलेगा सर यहां पे फाई होता तो भी यहां पर क्या आता, ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई बाई 2, ये हमेशा यहां पाई बाई 2 आता। और ये ध्यान रहे वेलोसिटी हमेशा लीड करेगा डिस्प्लेसमेंट को बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो ये अपनी पूरी दुनिया किसके बारे में थी, वेलोसिटी के बारे में। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, इलिप्टिकल होगी, और ये इक्वेशन तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद वैसे भी रखनी है। ठीक है, तो अब इसी में आगे बढ़ते हैं कि वेलोसिटी तो अपने डिराइव कर लिया। अब नेक्स्ट एक्सेलरेशन कैसे डिराइव होगा, तो वो भी अंडरस्टूड है। एक्सेलरेशन कैसे डिराइव होगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अपने पास है, इसको मैं क्या करूंगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt, और ये एक्सप्रेशन देखो क्या बन रहा है, डिफरेंशिएट मारेंगे इसको तो बनेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो देयरफॉर क्या मैं a इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि a साइन ओमेगा टी क्या बन जाएगा वापस x के बराबर। अब ये जो चीज अपन ने लिखी है इसको कई बार कहा जाता है, इनफैक्ट यही है डेफिनेशन ऑफ एसएचएम। ये फिजिक्स वाली डेफिनेशन है जहां पर एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शन में आ रहा है, पोजीशन के x के प्रोपोर्शन में आ रहा है। ठीक है, तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ऑब्वियस है माइनस साइन का क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच में जो फेज है, जो क्या बोलते हैं डायरेक्शन होगी, वो हमेशा क्या होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा आप देखोगे एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ रहा है, ये डेफिनेशन ऑफ एसएचएम हो गई। यहीं से अगर मैं देखूं, मैं अगर मास से मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ, तो एम ए इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। एम ए क्या बन जाएगा, ये बन गया फोर्स, और माइनस एम ओमेगा स्क्वायर को एक नया कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज माइनस के एक्स। ठीक है, ये दोनों ही डेफिनेशन ऑफ एसएचएम है। याद अगर सुन लो, एक्सेलरेशन को मैं एक्स के प्रोपोर्शन में अगर मैं प्रूव कर देता हूं, अगर किसी बॉडी का मोशन हो रहा है और उसका एक्सेलरेशन एक्स के प्रोपोर्शन में आ गया, तो जो उसका कोएफिशिएंट है, ध्यान रहे, वो क्या बनेगा, सीधा सीधा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। आपको ओमेगा मिलते ही आपको सीधे सीधे टाइम पीरियड मिल गया। और अगर फोर्स इक्वल टू, मेरा एक्सप्रेशन बन रहा है फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, अगर फोर्स एक्स के प्रोपोर्शन में आ रहा है तो ये जो के है इसको बस बोला जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, या फिर फोर्स कांस्टेंट हो गया। ये स्प्रिंग फोर्स नहीं है, प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस। ये के किसके बराबर है, एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। हियर के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना एफ इक्वल टू माइनस के एक्स वाला एक्सप्रेशन है। तो अब आप यहां पे देखो जरा, एक्सेलरेशन और एक्स में रिलेशन कैसा है, एक्सेलरेशन और एक्स में रिलेशन कैसा है। तो आप देखोगे a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एक्सप्रेशन बन रहा है, और दूसरा आ गया f इक्वल टू माइनस के एक्स। इन दोनों में ही आप a और x में देखोगे लीनियर रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, तो आप देखोगे इन दोनों में a और x के बीच में ग्राफ कैसा देख रहे हो, ये लीनियर रिलेशन है। ठीक है, इनके बीच में, और जो वेलोसिटी और उसके बीच का रिलेशन है वो कैसा था, इलिप्टिकल है। तो कई बार एक्सेलरेशन और x के बीच का ग्राफ आएगा, तो ध्यान रहे लीनियर रिलेशन पुट करना है। तो अब अल्टीमेटली अब इतने रिजल्ट आपके पास आ चुके हैं
एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और ये सब। ये है हो गया अपना मीन पोजीशन, ये हो गया अपना एक्सट्रीम पोजीशन, और यहां पर एक और आ गया एक्सट्रीम पोजीशन। वेलोसिटी के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। वेलोसिटी का ये रहा स्टैंडर्ड सी चीज, ये एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अब ध्यान देंगे जो जो रिजल्ट अपने पास आए हैं, अब उन रिजल्ट्स को यूज करते हैं, जरा सुनना। अगर a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पर आएगा? जब x इक्वल टू 0 आएगा तब आएगा क्या? नहीं, तब क्या आएगा? 0। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर जगह पे एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। ठीक है, और मैक्सिमम कब आएगा? यहां पे एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया ओमेगा स्क्वायर इनटू कैपिटल ए। ये ऑब्वियस सी बात है, बन गया a मैक्स। फील करो, जब x बड़ा होगा तभी तो a बड़ा होगा, तो a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया ओमेगा स्क्वायर। इधर भी a मैक्स आएगा, कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर ए। जहां पर एक्सेलरेशन 0 है, नेचुरल सी बात है, वहीं पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी? ओमेगा ए। ये रिजल्ट्स आपको स्ट्रेट अवे याद होने चाहिए कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा किसी भी एसएचएम में? ओमेगा स्क्वायर ए। वेलोसिटी मैक्सिमम कितना होगा? ओमेगा ए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पर होगा? एक्सट्रीम पर। वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होगा? मीन पर। ठीक है, और अब पार्टिकल आगे जा रहा हो तो नेचुरल सी बात है, अगर वो मीन पोजीशन से दूर गया, इसका एक्सेलरेशन हमेशा आप समझ लो डायरेक्टेड कहां पर होगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, तो एसएचएम का फाइनल जो डेफिनेशन हुआ कि भाई अगर कभी भी कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है, तो आप देखोगे फोर्स एसएचएम इज द मोशन, इज द ऑसिलेटरी मोशन whereby its acceleration or force is directly proportional to displacement। ठीक है, जो अभी अपन चीज बोल भी रहे हैं, अगर अपन ने किसी पार्टिकल को मीन पोजीशन से हल्का सा भी खिसकाया तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा कहां मिलेगा? मीन पोजीशन की तरफ। डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल इधर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन अभी इधर है, पार्टिकल लौट कर आएगा तब भी एक्सेलरेशन इधर है, ये बात ध्यान रहे। इसका मतलब है जब मीन पोजीशन से दूर जाएगा तब क्या करेगा? रिटार्ड, और जब लौट कर आएगा तब क्या करेगा? एक्सेलरेट। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन भी आप ध्यान रख लेना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब काइनेमेटिक्स की कोई भी इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी, एक्सेलरेशन क्या रहेगा? वेरिएबल। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो अभी अपन ने डिस्कस की, ये सब काइनेमेटिक्स है एसएचएम का, जहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। अभी अपन ने सिर्फ इक्वेशंस बनाई है, इक्वेशंस को थोड़ा देखा है, समझा है कि अलग अलग पोजीशन पर क्या होगा। नेक्स्ट सेशन में अपन इसी में फेज एंगल की जो अभी तक बात नहीं हुई है, अब अपन फेज एंगल से रिलेटेड बात करेंगे और एसएचएम को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।